डिबेट पे बैठे हैं आप एकदम सर झुकाकर, आंखें मूंद कर, जैसे अभी दोपहर की निंदिया से उठे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है रूबिका जी, मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता है। पता नहीं क्यों जब भी आपको देखता हूँ तो मुझे गोरा कब्रिस्तान की चुड़ैलें याद आ जाती हैं। चुड़ैल बोल रहा भाई साहब। आप ऐसे हवा हवाई बातें नहीं कर सकते हैं। औरत को जो जाति सूचक गालियां दी गई थी वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। रूबिका जी, अगर आप जैसी औरत खुद को मर्द समझने लगे तो उसको उसकी औकात याद दिलाना जरूरी है। भारत के इतिहास में बहुत कुछ पहले नहीं हुआ जो अब हो रहा है। भारत के इतिहास में पहले मोदी जैसा निकम्मा प्रधानमंत्री भी नहीं हुआ। भारत के इतिहास में पहले आप जैसे दलाल मीडिया वाले भी नहीं हुए। आप बहुत अच्छे आदमी लगते हैं मुझे और पढ़े लिखे भी लगते हैं। मैं आपसे माफी के साथ कहना चाहता हूँ, आजम खान के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो आप। सही बोला यार, ये बहुत बड़ा दल्ला है पैसा के लिए। जितना शानदार वो आदमी है, उस आदमी की आलोचना करने का आपको हक नहीं है। ये आजम खान को आती के मन से जोड़ रहे हैं। आजम खान ने क्या आजम खान नेता है, शानदार नेता है। आजम खान एक देशभक्त और भाईचारे में विश्वास करने वाला, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक नेता। ये बड़ी अच्छी बात बोल कही रहा है भाई। कि नरेंद्र मोदी को अभी प्रधानमंत्री रहना चाहिए कि इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा दे देना? हाँ। क्यों? कि वो खराब आदमी है। तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। और ममता बनर्जी क्या करती है आप समझिए भाइयों बहनों। हम लोग विकास की बात करते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? डाबर की जगह अगर सरसों का तेल लगाते गर्दा उड़ेगा, मजा आएगा भाई। तो शायद आपको किसानों की और जनता की समस्या समझ में आ जाती। सवाल तो ये है कि आप सिर्फ बाबर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। बाबर इस देश के मुगलों का, हमारे देश के जो मुसलमान हैं मुगल उनके आदर्श नहीं है। वो अपना आदर्श नहीं मानते मुगलों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बाबर बहुत पसंद है क्योंकि उससे उनकी राजनीतिक रोटियां सीखती है। ये बड़ी अच्छी बात पोल पट्टी खोल रहा भाई। सुबह से लेकर शाम तक बाबर की बात करते हैं। वो मुस्लिम तो नहीं कहता, वो तो कहता है इशफाकुल्लाह खां हमारे आदर्श हैं, अब्दुल कलाम साहब हमारे आदर्श हैं। वो एपीजे कलाम साहब को अपना आदर्श मानता है, वो तो नहीं मानता आदर्श मुगलों को। लेकिन आप खान साहब से पूछ लिया? इनको ज्यादा तकलीफ होता है। बाबर पसंद है। मेरे बात पूछ लेना। सवाल ये है कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आपके मुद्दों पे चर्चा हो पाए। सही पकड़े हैं। वो नहीं चाहती हो यहाँ वंदे मातरम की बात करेगी, क्योंकि वंदे मातरम की बात ये करेंगे लेकिन वंदे मातरम को अपनाएंगे नहीं। वंदे मातरम जब ये कहता है कि हमारी हवा जल वायु यहाँ स्वच्छ होनी चाहिए, तो क्या यहाँ पे वायु स्वच्छ है? AQI बढ़ा हुआ नहीं है, जहरीली हवा नहीं है जिससे सांसें रुकती हैं। लेकिन वंदे मातरम की बात करेंगे, उसके आचरण को उसको अपनाएंगे नहीं। क्या यहाँ पानी दूषित नहीं हुआ है? क्या पानी दूषित पी के लोगों की मौतें नहीं हुई इंदौर में? लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। प्रभु राम की बात करेंगे लेकिन प्रभु राम के आदर्श को नहीं अपनाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सही जवाब दे रहा आदर्श भाई। क्या थे? सत्य बोलना, समाज की सेवा करना, बच्चों का ख्याल रखना, उनको तकलीफ ना हो पाए, आपस में नफरत की राजनीति ना हो पाए, प्रेम की भाषा बोलना, एक दूसरे को जोड़ के चलना, एक दूसरे को लड़ाना नहीं। वाह, पहली क्या बात बोल रहा है भाई, एकदम राइट बात। नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। हुमायूं कबीर इनका आदमी भारतीय जनता पार्टी में था। जो व्यक्ति आज बाबर की बात कर रहा है, चुनाव आते ही ये बाबर मस्जिद कैसे स्टार्ट होगी? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आप बताइए कि जैसी चुनाव आता है नफरत की राजनीति कैसे शुरू हो जाती है? बात तो सही है। एकदम सही जवाब दे रहा हुमायूं कबीर जैसे लोग, इनके बी टीम सी टीम वाले लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लगा दिया भाई। चुनाव आता है एक्टिव हो जाते हैं, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आके राजनीति करना शुरू कर देती है। देखिए वहां पे क्या हो रहा है, हुमायूं कबीर क्या कर रहा है। कौन है हुमायूं कबीर? है कौन है इतना बड़ा हुमायूं कबीर हो गया? ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा क्या चर्चा कर करके, तो लेने के देने पड़ गए। बात कर करके। वैसे तो आप हर व्यक्ति के ऊपर में कोई ना कोई बात करते हो, लेकिन आपके लिए मुद्दा है ना, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति होनी चाहिए, आपके समस्या की बात नहीं होनी चाहिए। ये हमें आपको लड़ा के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। जवाब दिया। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया।
कोई बेटी सच बोले तो एक मजहब के लोग चौराहे चौराहे निकल करके खड़े होंगे और कहेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। अभी पता चलेगा। इसके मतलब आप चाहते हैं कि देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको सबको बांट दें। हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान किससे चलना चाहता है? सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब देते हैं। हमने कहा धर्म के नाम पे, आपके मन में चोर था। मैंने कहा धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म की बात होनी चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे? एकदम सही बोला। हिंदू मुस्लिम क्यों करेंगे? मतलब आपके मन में चोर है। आप नहीं सुनिए, आप 1947 की बात करते तो 1942 में आप कहाँ थे? जब देश आजादी का आंदोलन हो रहा था तब आप कहाँ थे? 1942 में आपने पार्टिसिपेशन क्यों नहीं किया? बताइए आप, तब नहीं बताएंगे आप, तब नहीं बताएंगे क्योंकि आपको राजनीति सूट करती है। आप समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करके आप सत्ता पाना चाहते हैं। यही आपका मकसद है। ये बड़ी अच्छी बात। एकदम अच्छा जवाब दे आपका रहा मकसद जोड़ने का नहीं है, तोड़ने का मकसद है आपका। और ये आप नहीं समझ रहे हैं, आप समाज के अंदर क्या बोके जा रहे हैं। आपकी हमारी भदौरिया जी, आप समाज को क्या देके जा रहे हैं? भदौरिया जी सुनिए, 10 सेकंड पुष्पेश जी, नहीं नहीं, आप नफरत की बात बोले तो मैंने आपको टोका। मैंने आपको नहीं, आप एक बार विकास का नाम नहीं ले पाए। एकदम सही बोला भाई। विकास का नाम क्यों नहीं लेगा? बेरोजगारी का नाम नहीं ले पाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बेरोजगार हैं या नहीं? अरे आप करें ना इस काम के लिए, मैं तो नहीं पॉलिटिक्स में हूँ भाई। आप काटने बांटने की बात हम सब अच्छा क्लास लगा रहा भाई, क्या क्लास लगाया भाई साहब। हम सब एक हैं। आप नहीं है, मैं बोलता हूँ आप नहीं है। मैंने आपको नहीं मानता, नहीं मानता आपको मैं। आप दिन भर टेलीविजन पे आप बोलिए हिंदुस्तानी है, बोलिए आप। ये कमाल की बात है, समाज के अंदर में क्या माहौल चल रहा है। एक सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पुलिस क्या कर रही थी, एलयू क्या कर रहा था, एलआईयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? भाई आपने रेकी क्यों नहीं की? आपको पता है कि वहां से जुलूस निकलेगा, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो आपने क्यों नहीं वैसी व्यवस्थाएं की? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने पहले आपकी पुलिस की कमजोरी की वजह से, पुलिस की नाकामी की वजह से आज हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा नहीं है। इसकी जिम्मेदार कोई होगा तो प्रशासन को नहीं दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जब वहां पे इस तरह की घटना हुई, पहले तो इस तरह की घटना हुई, अगर पुलिस प्रशासन वहां मौजूद होता, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, मात्र 6 महीना पहले, और वो 21-22 साल का बच्चा है। वो ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने उसको भड़काया, जिसने उसको उत्तेजित किया, उकसाया, जिसकी वजह से वो वहां छत पे चढ़ा? यह जिम्मेदारी भी किसी की होनी चाहिए। और जिन्होंने मारा उन्हें भी, उनके साथ भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उनके अंदर हम उनके सपोर्ट में, जो किसी को कोई छत पे चढ़ जाएगा, कोई मार देगा, ये भी किसी को अधिकार नहीं है कि कोई किसी पे गोली मार देगा। सही बोल रहा है, किसी को कोई नहीं मार सकता। योगी के इंसाफ पर क्या कहेंगे? बात सुनो ना, योगी के इंसाफ पर क्या कहेंगे? योगी ने इंसाफ क्या किया? वहां पे दंगा करा दिया भाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इधर रामगोपाल, यहाँ पे रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हुई, उधर यहाँ बेगुनाहों के घर जले, किसी का ट्रैक्टर जल गया, किसी का घर जल गया, किसी की बैलगाड़ी जल गई, और आपको मजाक समझ में आ रहा है कि योगी ने क्या किया? योगी की सरकार में वहां दंगा हो गया, लोगों के घर उजड़ गए। एनकाउंटर सही था या गलत था? सुनिए मजेदार बात, आप सुनिए। जब आप वहां पे गोली चली, जब गोली चली तो पुलिस अगर होती तो उसी समय पकड़ लिया जाता आरोपी। उस समय आरोपी को क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरा सवाल सीधा सा है। ये बड़ी अच्छी बात कही। क्या जवाब दे रहा है? राकेश त्रिपाठी जी की गाड़ी चेक करी थी पुलिस ने अभी कुछ महीने पहले लखनऊ में। राकेश त्रिपाठी जी बौखला गए थे, सोशल मीडिया पर कह रहे थे मेरा उत्पीड़न हुआ है, मेरा अपमान हुआ है, मुझे अपमानित किया गया है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 151 में कार्रवाई हुई थी यूपी में। योगी आदित्यनाथ संसद के अंदर खड़े होकर रोए थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आंसुओं से रोए थे, मुझे पुलिस मार देगी, मेरी जान को खतरा। केवल 151 में हमारे खिलाफ 10-20 बार हो चुकी है 151 कार्रवाई। हम कभी नहीं रोए, न जियाउर रहमान बर्क रोएंगे, न 90 मुकदमे झेलते हुए आजम खान रोए। हम समाजवादी पार्टी के लोग बहादुर लोग हैं। आप कितना ही उत्पीड़न की कोशिश करोगे, हम और मजबूत होकर निकलेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस पे आज उत्तर प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है। ओ भाई ये पुलिस जाति और धर्म देख के कार्रवाई कर रही है, ठीक है। और ये दिन ज्यादा दिन नहीं रहेंगे जो आप लोगों का शोषण कर रहे हैं और लोगों को परेशान होते हुए देख के आप आनंद ले रहे हैं। ये आनंद ज्यादा दिन रहेगा, आपका ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ठीक है, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी रोए थे। हर वो संवेदनशील व्यक्ति जो निरपराध होगा, जो निर्दोष होगा और उसके ऊपर अत्याचार होगा, तो निश्चित तौर पर उसके मन के भीतर इस प्रकार के भाव आ जाते हैं। ये फंस गया सीएम। नहीं, राकेश जी कह रहे हैं वो मासूम थे, निर्दोष थे, इसलिए रोए थे। जिसके खिलाफ 14 आपराधिक मुकदमे हो, जिनमें हत्या का प्रयास, बलवा और दंगे, इस तरह के मुकदमे हो, आगजनी,
उसे अपराधी मानोगे नहीं मानोगे, ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ थे। क्या बात है सर, क्या जवाब दे रहा है ये आदमी भाई। ये तो धोती खोल राजकुमार रहा है। भाटी जो भाई। अपनी कलम से वापस ले लिए। 14 मुकदमे थे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। आप किस दृष्टि से निर्दोष कह सकते हो? तो लेने के देने पड़ गए। एक बात जो प्रधानमंत्री ने कल एक और बात करी, उन्होंने कहा कि भाटी जी मैं सवाल आपसे ले रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहा कि अबे जल्दी बोल। कुछ क्रियाकलाप ही इस तरह के थे कि बदलाव लाना बहुत अनिवार्य अपरिहार्य हो गया था। क्या क्या बदलेंगे प्रधानमंत्री जी? अब गर्दा उड़ेगा भैया। इतिहास बदलेंगे, भूगोल बदलेंगे, समाज विज्ञान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, देश की लोकतंत्र को बदलेंगे, देश की सोच को बदलेंगे। असल में जो असली समस्या है वो ये है अमन जी कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्र की आजादी में इन संगठनों का और इस विचारधारा का कोई योगदान रहा नहीं है जिससे प्रधानमंत्री जी आते हैं। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं। तो इनके पास बताने के लिए, गर्व करने के लिए कुछ बातें हैं नहीं। आपने कहावत सुनी होगी कि किसी लाइन को छोटा करने के 2 तरीके होते हैं, उसके बराबर में बड़ी लाइन खींच दो या उस लाइन को मिटा दो। तो प्रधानमंत्री जी लाइनें मिटाने की प्रयास करते हैं, बड़ी लाइन उनसे खींची नहीं जाती। राजकुमार भाटी क्या जवाब दे रहा है? अब वो कह रहे हैं कि देश के बंटवारे को हवा दी कांग्रेस ने। अब जिस व्यक्ति ने इतिहास पढ़ा होगा, अभी तो बहुत लोग ऐसे जीवित हैं इस देश में जो 1947 के समय मौजूद थे, या नहीं भी थे तो उस समय के अखबार हैं, उस समय के रिकॉर्ड हैं। देश की आजादी की जब लड़ाई चल रही थी 1857 के बाद ही अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि भारतीयों को बांटे बिना हम इस देश पर शासन नहीं कर सकते, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ, तो अंग्रेजों ने ही मुस्लिम लीग का गठन कराया। मुस्लिम लीग को वही फाइनेंस करते थे और हिंदू महासभा को भी अंग्रेज ही फाइनेंस करते थे। हिंदू महासभा का गठन भी उन्होंने ही कराया। कोई मुझे जवाब दे दे, शहजाद भाई दे दें कि सावरकर को 60 रुपए महीना किस बात का देते थे अंग्रेज, और 60 रुपया जब देते थे जब प्राइमरी के टीचर की सैलरी 15 रुपए महीना होती थी। आज प्राइमरी के टीचर की सैलरी 50,000 रुपए है, यानी कि आज का 2 लाख रुपया देते थे अंग्रेज। किस बात के लिए देते थे? जिन्ना से कहते थे हिंदुओं के खिलाफ बोलो, और सावरकर से कहते थे मुसलमानों के खिलाफ बोलो। इन दोनों के बयानों ने, इन दोनों की नफरत ने, इन दोनों के 2 राष्ट्रवाद के सिद्धांत ने भारत का बंटवारा किया। अनुराग भदौरिया ने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का आज बोलती बंद कर दिया भाई। ऐसा जवाब दिया कि भाई वो कुछ बोल नहीं पा रहा भाई लोग। तो ये वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट में जरूर बताना।